जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी के मिलीनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। और यहाँ से आपको निश्चय ही आने वाले एग्जाम में, और ये सारे जो भी होंगे वो भले प्रश्न आपके बेसिक प्रश्न होंगे, ये बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन निश्चय ही यहाँ से कई सारे एग्जाम में आपको डेफिनेटली प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करेंगे एक एक करके सभी प्रश्नों को, और 50 क्वेश्चंस आपको बताना है कि लास्ट में 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर आते हैं। आज का पहला सवाल है कि विटामिन ए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बता दें कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है वो है बेरी बेरी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा विटामिन B1। बता दें कि विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका विटामिन नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन। अगर बात करें थायमिन यानी विटामिन B1 का कारण से ही बेरी बेरी नामक रोग होता है। वहीं अगर बात करें विटामिन ए को तो रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो रतौंधी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है, जो कि दांतों में या मसूड़ों से ब्लड का आना, ये सभी जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। जबकि विटामिन बी ट्वेल्व ये आपको याद रखना है, इसमें कोबाल्ट मिलता है, इसके कारण से इसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च का संबंध जो है वो किससे है, तो ग्लूकोज से संबंधित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ग्लूकोज। अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बता दें कि स्कर्वी रोग की अगर बात करें तो यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कारण से होता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है या एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। बता दें कि विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत जो है वो आंवला को माना जाता है। आंवला इसका जो है वो प्रचुरतम स्रोत माना जाता है। जबकि विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, जबकि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। वहीं अगर बात करें विटामिन डी का, तो विटामिन डी जो होता है इसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन अगर बात करें कि पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामल को कठोर बनाता है। यानी दंत इनामल जो होता है, आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में जो सबसे कठोर भाग माना जाता है वो इनेमल को माना जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके कारण से जो होता है वो दंत इनामल कठोर होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में जो कमी देखने को मिलता है वो किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, तो विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे इसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो टेकोफेरोल के नाम से जानते हैं। तो टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई के कारण से ही जो होता है वो जनन क्षमता, जो कि महिलाओं में बंध्यापन और पुरुषों में नपुंसकता जैसे चीज़ जो है वो देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे। और विटामिन के की अगर बात करें तो विटामिन के कारण से ही ब्लड क्लॉटिंग जो वो रुक जाता है, या रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसकी कमी के कारण से। विटामिन बी अगर बात करें तो विटामिन बी की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विटामिन ए का खोज और विटामिन बी का खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। तो मैकुलन ने ही विटामिन ए और बी की खोज की थी। वहीं अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था, जबकि मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। वहीं अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की खोज हॉलकट के द्वारा किया गया था, जबकि विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि विटामिन की खोज की है। तो विटामिन की खोज जो है वो फंक के द्वारा किया गया था, फंक के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। तो याद रखेंगे इसका अगला सवाल है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड है, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखेंगे ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो है वो
मोनोसेक्राइड अंतर्गत आता है। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी माल्टोज। माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो आप सभी को पता होगा कि दूध का सफ़ेद रंग जो देखने को मिलता है वो केसिन के कारण से, केसिन प्रोटीन के कारण से ही होता है। जबकि आप सभी को पता है कि जबकि कैरोटीन के कारण से दूध में जो लालपन हल्का देखने को मिलता है वो कैरोटीन के कारण से, जबकि दूध का सफ़ेद रंग जो दिखाई देता है वो केसिन के कारण से ही हमें दिखाई देता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है। तो बता दें कि विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा दी गई है। तो एक ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी को अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल, इसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। बात करें कि इसका प्रचुरतम स्रोत जो है वो मुख्य स्रोत माना जाता है वो सूर्य का प्रकाश माना जाता है। सूर्य का प्रकाश जिसके कारण से हमें कैल्शियम प्राप्त होती है और हड्डी हमारा जो होता है वो मजबूत होता है। अगर बात करें विटामिन डी से तो दो बीमारी हमें देखने को मिलता है। बच्चों में एक बीमारी देखने को मिलता है वो है रिकेट्स। बच्चों में एक बीमारी देखने को मिलता है वो है रिकेट्स। जबकि अगर बात करें कि इसमें बुजुर्गों में भी एक बीमारी देखने को मिलता है। ये बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी जो है वो देखने को मिलता है। और जबकि अगर बात करें बुजुर्गों में तो ऑस्ट्रोमलेशिया के नामक रोग जो वो बुजुर्गों में देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है। तो रेनिन का स्रवण करने वाला अंग जो है वो है अमाशय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत की अगर बात करें तो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है कि डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्राकृतिक चयनवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन की बात इन्होंने कहा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो इन्होंने ही दिया था। तो कई बार पूछा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा डार्विन। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो अगर बात करें वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, तो मूल उत्पादक के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से इसका याद रखेंगे, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है कि इसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी इसे कहा जाता है। अगला सवाल है उत्परिवर्तन प्रस्तुत किया था। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया था वो हाइगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। तो हाइगो डी ब्रिज ने ही उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है पेलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेलिएंटोलॉजी अगर बात करें तो मुख्य रूप से जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है इस तरह से। जबकि आपको बताना है कि पक्षियों का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे कि पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि डायनासोरों को सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। तो डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है। तो याद रखेंगे मीसोजोइक काल जो है इसे डायनासोरों का सुनहरा काल माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। तो याद रखेंगे जीवन की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में माना जाता है। निम्न में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो अगर बात करें कि आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गोरिल्ला। गोरिल्ला को जो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी माना जाता है। ऐसे भी हम मानते कि हम जो हैं वो बंदरों के पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो क्या थे, बंदर से ही मतलब इसका निर्माण हुआ है। लेकिन याद रखेंगे ये सारे बंदरों के ही प्रकार हैं, चाहे वो गिबन की बात करें, गोरिल्ला की बात करें या ओरेंगेटून की बात करें। लेकिन गोरिल्ला इसमें जो है वो सबसे नज़दीकी माना जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम देख लेते हैं
कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो अगर बात करें हीमोग्लोबिन की बात, तो हीमोग्लोबिन में आप सभी को पता है कि आयरन की मात्रा देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे Fe जिसे फेरस कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लोहा, आयरन। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो बता दें कि ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को जो रुधिर दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है ए बी को। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। इसे सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। इसे सर्वग्राही की संज्ञा दी गई है इस ए बी ब्लड ग्रुप को, जबकि ओ को यूनिवर्सल डोनर के नाम से यानी सर्वदाता के नाम से जाना जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। जबकि सर्वग्राही जो कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो कहा जाता है, वो ए बी वर्ग को रुधिर जो है वो ए बी वर्ग को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, जबकि यूनिवर्सल डोनर जो कहा जाता है वो ओ को कहा जाता है। निम्न में लिंग संलग्न, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है। तो लिंग संलग्न रोग की अगर बात करें, लिंग संलग्न रोग की बात करें तो ये है वर्णांधता। बता दें कि यह एक अनुवंशिक रोग है और यह लिंग संलग्न रोग से संबंधित है। तो इस तरह से याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वर्णांधता। अगला सवाल है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात करें विलियम हार्वे की, तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण। अगला सवाल है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टॉन्सिल। बता दें कि टॉन्सिल जो है यह रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो इस तरह से सवाल जो वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। तो अगर बात करें मादा में तो 22+X होता है, 22+X देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें मेल में, तो मेल में जो होता है वो 22+Y होता है। और अगर बात करें XY जो होता है, ये ग्रुप जो होता है वो बॉयज़ के लिए माना जाता है, जबकि XX यह गर्ल्स के लिए माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि पिता ए रुधिर वर्ग का और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ए बी ओ और ए बी, ये चारों जो है वो ब्लड ग्रुप देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है सार्वत्रिक रुधिर दाता किस ब्लड को कहा जाता है, किस ब्लड ग्रुप को। तो ब्लड ग्रुप ओ की अगर बात करें तो यह यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहा जाता है। अगला सवाल है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। तो RH फैक्टर के खोजकर्ता की अगर बात करें तो RH फैक्टर की खोजकर्ता की अगर बात करें तो लेंट स्टीनर और वीनर के द्वारा ही RH फैक्टर की खोज की गई थी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। तो इसमें से पूछा गया एक ऐसा कंडीशन है सूत्री विभाजन के बीच में किस अवस्था में गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। तो एनाफेज के कंडीशन में, जब एनाफेज का कंडीशन होता है तो उस अवस्था में गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एनाफेज। वृद्ध वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। तो वृद्ध वलय की अगर बात करें तो यह किस क्रिया से बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कैम्बियम। कैम्बियम के क्रिया के कारण से ही वृद्धि वलय जो है वो बनता है। अगला सवाल है कि अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं। तो अनिषेक फल किसे कहा जाता है। तो बता दें कि बिना परागन और निषेचन के बना हुआ फल को अनिषेक फल कहा जाता है। यानी बिना फर्टिलाइजर और निषेचन के, यानी बिना परागन और निषेचन का जो बना फल होता है उसे अनिषेक फल कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है परागन क्या है। तो अगर बात करें परागन की तो यह एक नर युग्मोद्भिद है। नर युग्मोद्भिद को ही कहा जाता है परागन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परागन क्या है तो परागन जो है नर युग्मोद्भिद को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्रायः होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी त्रिगुणित इसमें से सही आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी पादपों में जो भ्रूण कोष जो होता है वो होता है तो त्रिगुणित होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है बीज किससे बनता है। तो अगर पूछा जाए कि बीज जो है वो किससे बनता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बीजांड से।
बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो इसे हम विज्ञान की भाषा में गिटोनोगोमी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कौन सा फल नट है? तो अगर बात करें इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा काजू। काजू जो है एक नट के अंतर्गत आता है। नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका भ्रूण कोश जो है वो खाने योग्य भाग है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक सच्चा फल होता है, तो एक सच्चा फल यानी सत्य फल जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। याद रखेंगे, यह निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है, उसी को हम सत्य फल कहते हैं। जबकि एक असत्य फल जो होता है वो बिना निषेचित और बिना कह सकते हैं कि विकसित अंडाशय से बनता है, उसी को हम असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल उसे कहा जाता है। अगला सवाल है कि कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। तो कटहल में खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है सहपत्र तथा परिदल पुंज। सहपत्र तथा परिदल पुंज जो है वो कटहल का खाने योग्य भाग माना जाता है। अगला सवाल है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ जो होता है वो होता है आरएनए। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशता होता है। तो जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशता जो होता है वो होगा ऑप्शन ए यानी डीएनए। तो बता दें कि अगर कोई वनस्पति के बारे में पूछे तो उसमें से ज़्यादातर देखने को मिलता है आरएनए, जबकि जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशता जो मिलता है वो मिलता है डीएनए। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? तो प्रतिजैविक औषधि जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो किससे मिलता है? तो जीवाणु से। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो वायरस की खोज की अगर बात करें तो विषाणु के तो डी इवानोव्स्की के द्वारा ही विषाणु की खोज की गई थी। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही जीवाणु की खोज की गई थी। और अगर बात करें कि कोशिका की हम बात करें तो कोशिका के बारे में सबसे पहले मृत कोशिका के बारे में जो बताया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया था। तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सबसे पहले मृत कोशिका के बारे में जानकारी दी गई थी। जबकि जीवित कोशिका के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो बताया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका के बारे में बताया गया था, जबकि मृत कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। बता दें कि हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से कई सारी कोशिकाओं से मिलकर निर्माण किया हुआ है। तो इस तरह से याद रखेंगे कोशिका के जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई की अगर बात करें तो यह है एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमीनो एसिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान जो है वो होता है राइबोसोम। बता दें कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत कह सकते हैं कि ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से इन दोनों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो अगर पूछा जाए कि किस टेम्परेचर में एंजाइम जो है वो अधिक सक्रिय होते हैं तो याद रखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो होता है वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अगला सवाल है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी वसा के रूप में। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वसा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है
कि बच्चों में रिकेट्स तथा ओस्टियोमलेशिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। देखते हैं कि इसका आंसर आप कितने लोगों जो है वो सही आंसर इसका दे पाते हैं, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो हम पहले कर चुके हैं। आइए इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ जिस विटामिन का नाम बताएंगे उसका नाम जो है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे विटामिन ए अगर आंसर होता है तो इसका, जैसे इसका नाम रेटिनॉल है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, बी का आप सभी को पता है कि अलग अलग नाम है, जबकि डी का जो है वो कैल्सीफेरॉल नाम है। तो आप कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी जो भी आंसर होगा उसके बारे में आप बताएंगे, और साथ ही साथ उसका नाम भी बताना है कि उस विटामिन का क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।